सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री की अपनी अगली क्लास। तो धीरे धीरे ये क्लास अपने आगे की ओर बढ़ती जा रही है। इस क्लास के माध्यम से आप देखेंगे कि आपने एसएससी प्री और मेंस लेवल की एक साथ तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर एसएससी मेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, पीवाई क्यूज हैं, उनको हम टॉपिक खत्म होने के बाद एक बार डिस्कस जरूर करते हैं। तो जो बच्चे अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी सिग्मा क्वांट की ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल की अगली क्लास 6 के लिए। ठीक, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। यहाँ मैथ्स गुरुकुल सिग्मा क्वांट लाया है आपके लिए एक मैथ्स गुरुकुल बैच, जिसमें केवल उन्हीं बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जो पहले से एक बार तैयारी कर चुके हैं, मतलब जो फाइनल टचअप से दूर है, अपने सिलेक्शन को दूर है, सिलेक्शन से दूर है, मतलब कुछ एक नंबरों से उनको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी तरह से नहीं हुई है। तो ऐसे बच्चों के लिए सिग्मा क्वांट एक मैथ्स गुरुकुल का बैच लाया है, जिसमें 6 महीने कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, और अगर आप ये वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो इसमें केवल मेंस लेवल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से रहेगी। एडवांस मैथ्स की क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। 6 महीने की आपकी इसमें लाइब्रेरी फ्री रहेगी। सुबह 7:30 से गुरुकुल पद्धति पर हमें ध्यान रखना है कि सुबह 7:30 से आपको रात में 10:30 बजे का टाइम देना है। जो टाइम दे सकते हैं केवल उन्हीं बच्चों का यहाँ पर स्वागत है। और फाइनल सिलेक्शन लेने के उनके एक नंबर और हम अगर बढ़ा दें तो आप इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी पोस्ट भी आप ले सकते हैं। मतलब एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन होता भी है, नहीं भी होता, और एक एक नंबर से आपकी रैंकिंग भी पीछे हो जाती है। तो एक एक नंबर के लिए यहाँ मेहनत की जाएगी। पर डे 1.5 से 2 घंटे की आपकी क्लास रहेगी, जो एडवांस मैथ्स की रहेगी। ठीक है बेटा, जो बच्चे ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इंदौर के ऑफलाइन सेंटर पर आकर हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो ज्योमेट्री की जो हमारी चल रही थी क्लास, आज उसमें क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पर और सिमिलैरिटी के बेसिस पर सॉल्व करना। और ये जो क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप क्वाड्रिलेटरल की बेसिक क्लास जरूर देखना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया। एंगल ए इक्वल टू 68 डिग्री, एंगल बी क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एबीसीडी। अगर हमने लिखा है चतुर्भुज एबीसीडी, तो क्या हम इसको ए बी सी डी ऐसा लिख सकते हैं? एक बहुत छोटी छोटी सी बेसिक सी बात है कि क्या हम इसको ए बी सी डी ऐसा लिख सकते हैं बेटा? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो भी आपको नाम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हमने बोला ए बी सी डी, ये पॉइंट है कि ए से बी जुड़ेगा, बी से सी जुड़ेगा, सी से डी जुड़ेगा, ए से बी जुड़ेगा, बी से सी जुड़ेगा, यहाँ सी आएगा तो यहाँ डी आएगा। तो ये नाम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो पहले नाम है जिसका पॉइंट पहले, वो सीक्वेंस वाइज एक दूसरे से कनेक्ट होकर चला जाएगा। ए बी, अब आप यहाँ बोला कि एंगल ए बराबर 68 डिग्री, एंगल बी आप अगर यहाँ बना दोगे तो और होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू नेम ए बी सी डी, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से आपको जोड़ना कंपलसरी है। ए है तो बी ये है। तो क्वाड्रिलेटरल की क्लास में हमने बताया था कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो आमने साइड्स, जिसमें आमने सामने की साइड्स कैसी हो, इक्वल हो और पैरेलल हो, इनमें किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो यहाँ आप बताओ कि एंगल ए आपका 68 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो बचा हुआ 180 में से अगर हम 68 हटा दें, 112 डिग्री हमारा एंगल बी होगा। और 112 डिग्री एंगल बी अगर हो गया तो आंसर हमारा क्या लगा देंगे हम? सी लगा देंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पैरेललोग्राम के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, जब हमने क्वाड्रिलेटर पढ़ाया था तो सारी चीजों को किया था। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की बात करें, ना तो ये इक्वल होते हैं, ना ही ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ना ही ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री पर नहीं काटते ना। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो केवल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। दोनों बराबर भी नहीं होते। तो डायगोनल बराबर कहाँ होते हैं बेटा? डायगोनल बराबर होते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। ये पूरी प्रॉपर्टी वापस से एक बार देख सकते हो आप, क्या रहे वो आपको बताते जाएंगे। और इसके अलावा आप पिछला वीडियो देखेंगे तो ज्यादा आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगे। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बिल्कुल सही है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चारों ट्रायंगल में करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं, रोम्बस में भी, पैरेललोग्राम में भी। डायगोनल एक दूसरे को एंगल, एक दूसरे को बाइसेक्ट जो करेंगे वो सभी जगह करेंगे।
आर परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं, तो दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर केवल और केवल रोम्बस और स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं केवल और केवल स्क्वायर में और रोम्बस में। हमेशा असमान होते हैं, तो असमान तो नहीं होते। ठीक है, ये असमान ऑलवेज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर असमान की बात करें, इनइक्वल की बात करें, तो रोम्बस में दोनों डायगोनल इक्वल होते, इक्वल नहीं होते हैं। इसके अलावा पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स बराबर नहीं। ये सारे बेसिक्स के कंसेप्ट हैं, आपको ध्यान रखना होंगे। साइंस लेवल में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो केवल कंसेप्चुअल बेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चक्रीय चतुर्भुज, हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को भी बोलते हैं, पढ़ चुके हैं यहाँ। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जो एक सर्किल के अंदर बना है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। साइक्लिक साइक्लिक चतुर्भुज एक एंगल 74 डिग्री है, आमने सामने के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। बेटा आमने सामने क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में? आमने सामने जो एंगल होते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 74 डिग्री है तो सामने वाले का एंगल होगा 106, सामने वाले का एंगल हो जाएगा 10, क्योंकि आमने सामने के एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है। आगे बढ़ते हैं हम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये हमारा सर्किल बन गया। सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स यानी चारों शीर्ष यानी चारों पॉइंट सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो, वृत्त की परिधि पर हो, तो बनने वाला क्वाड्रिलेटरल हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब एंगल ए इक्वल टू दिया है px प्लस 10, एंगल सी इक्वल टू दिया है 5x प्लस। बेटा आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता? दोनों को जोड़ दें तो 5 और 3 8x, 10 10 20, और ये दोनों जब जोड़ दिए तो इनका रिजल्ट 180 डिग्री निकलेगा। 8x बराबर ये आ गया 160 बचा, x इक्वल टू 20 डिग्री बचा। x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू हो गई 20 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू 20 डिग्री, यानी आप यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन लिखने के बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद तो 180 अगर हो गया तो देखो 15 8 120 140 और 18 नहीं हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 20 रखने पर। तो आंसर हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, और कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं तो यहाँ से निकालना तो बहुत ही आसान है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा साइक्लिक, कौन सा चतुर्भुज हमेशा साइक्लिक होगा? कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये बोल रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है चक्कर साइक्लिक होगा, मतलब होगा, बताइए आप। एक सर्किल की बात कर रहे हैं, ये सर्किल बना लिया हमने। अब ये बताएं कि यहां से एक हम पहले रोम्बस समचतुर्भुज ले लेते हैं। ये हमने एक रोम्बस ले लिया, का कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये रोम्बस हो गया। अगर हम इसको सर्किल पर बिठाएं, यानी इसके पॉइंट अगर हम देखो, अगर हमने ये दो पॉइंट सर्किल पर बिठाए तो एक ये दोनों पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएंगे, सरकमफ्रेंस पर नहीं आएंगे, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कभी भी रोम्बस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके एंगल्स डिफरेंट होते हैं, और अगर हमने दो पॉइंट को सरकमफ्रेंस पर बनाया तो नीचे वाले दो पॉइंट सरकमफ्रेंस हट जाएंगे, तो फिर जब ये हट जाएंगे तो ये साइक्लिक नहीं कहलाएगा। तो रोम्बस कभी भी साइक्लिक नहीं होता है बेटा। रोम्बस क्या है? कभी भी हमारा साइक्लिक नहीं होता है। रेक्टेंगल की बात करें, इसी में देखो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की बात कर ले, तो पैरेललोग्राम भी हमारा साइक्लिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी साइड थोड़ी सी डिफर होती है। अगर हमने सेम वही बात, ऊपर के दो पॉइंट अगर हमने इसमें बिठा लिए तो नीचे पॉइंट बाहर हो जाएंगे। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस ये दोनों कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकते। पहली बात समझना। अगर हम बोलते हैं कि एक रोम्बस, एक समचतुर्भुज साइक्लिक है, साइक्लिक है मतलब चक्रीय चतुर्भुज के रूप में बनाया गया है, इसका मतलब है डायरेक्टली आप ये मान लो कि वो रोम्बस को हम स्क्वायर मान लेंगे। ये रोम्बस को हम क्या मान लेंगे बेटा? स्क्वायर मान लेंगे। जब हम ये स्क्वायर मानेंगे तभी रोम्बस, क्योंकि हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है। ठीक, हर एक स्क्वायर क्या होता है बेटा? रोम्बस होता है।
जब हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है तो हम रोम्बस को एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अगर कंसीडर करना है तो वो रोम्बस हमारा रोम्बस नहीं स्क्वायर होगा, और उस स्क्वायर की प्रॉपर्टी होगी कि चारों भुजाएं चारों एंगल 90 होंगे। यानी भले ही हमने शब्द रोम्बस यूज किया है लेकिन वहां बनेगा स्क्वायर। एज अ स्क्वायर रोम्बस काउंट करते हुए हम बोल देंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो रेक्टेंगल बन जाएगा बेटा आपका, ठीक, रेक्टेंगल हमारा क्या बन जाएगा, आंसर क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। रेक्टेंगल हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होता है, इसके अलावा स्क्वायर भी हमेशा हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके अलावा आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। पतंगाकार त्रिभुज, ये पतंग अतंग तो कुछ भी नहीं होती, ये कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होती। क्यों? क्योंकि पतंग तो आपने देखी होगी, यहाँ हम 3 पॉइंट तो ला सकते हैं लेकिन चौथा पॉइंट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो साइड्स डिफर होती है, दो हमारी अलग होती है। पतंग हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कंसीडर हम नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज चक्रीय है, अब भी समझ आया, अभी डिस्कस, अगर हमारा पैरेललोग्राम को हमें जबरदस्ती साइक्लिक बनाना तो उस पैरेललोग्राम को एज अ हमें रेक्टेंगल काउंट करना होगा। पैरेललोग्राम है जो समांतर चतुर्भुज है, इसको हमें रेक्टेंगल काउंट करना होगा। जो हमारा रोम्बस है, समचतुर्भुज है, इसको हमें स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। अगर हमें इन्हें को जबरदस्ती साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनवाना है, यानी एक रोम्बस को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो वो रोम्बस स्क्वायर कहलाएगा। और यदि हमें पैरेललोग्राम को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो वो पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल कहलाएगा। तो आंसर क्या बना देंगे हम, रेक्टेंगल। समझ में आया बेटा? तो रेक्टेंगल हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम। एक समद्विबाहु समलंब की असमांतर भुजा है। समद्विबाहु समलंब मतलब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया बेटा। जब हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। इसका मतलब है कि अनपैरेलल साइड्स हमारी इक्वल होंगी, ए बी सी डी, ये हमने नाम लिख लिया। अनपैरेलल साइड्स कैसी हो जाएंगी, ये इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर होती हैं तो निम्न में से कौन सा सही है। जब असमांतर भुजाएं बराबर हो गई बेटा, तो देखो ये दोनों डायगोनल बराबर होंगे। दोनों डायगोनल कैसे होंगे, बराबर होंगे, बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती है, छोटा वाला पार्ट ये बड़ा वाला पार्ट है ना, ये बाइसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों डायगोनल इक्वली होते हैं। बनने वाले ये आमने सामने वाले ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं। सिमिलैरिटी आप पीछे पढ़ चुके हो, तो सिमिलर हो जाएंगे हमारे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। यानी अगर हम इसको को माने तो DOC के सिमिलर है AOB के, ये हमारे ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे, यानी इनकी और इनकी हर चीजें बराबर होंगी। तो यहाँ अगर हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिमिलरिटी है वो ऊपर वालों में लगेगी और कॉन्ग्रुएंसी राइट साइड वालों में लगेगी। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, नहीं कह सकते हम। डायगोनल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, तो दो डायगोनल बनते ही हैं। देखो यहाँ पे बेटा डायगोनल्स आर इक्वल, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, डायगोनल्स आर इक्वल, तब विकर्ण बराबर होंगे। ऑल डायगोनल्स, डायगोनल अच्छा ऑल एंगल्स लिखा, सॉरी एक हमारी हम पढ़ नहीं पाए। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ऑल एंगल्स बराबर नहीं होते है ना। तो यहाँ पर जब हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दोनों डायगोनल्स हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है, आपको इन्हें ध्यान रखना है। किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर भी होते हैं और परस्पर लंबवत। कोई क्वाड्रिलेटरल है, विकर्ण बराबर, डायगोनल बराबर कहाँ होते हैं, ये स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी होते हैं। कोई कंफ्यूजन? ये विकर्ण की बात कर रहे हैं, डायगोनल की बात कर रहे हैं। डायगोनल जो बराबर है, इक्वल है, ये डायगोनल इक्वल स्क्वायर में भी होते हैं, हमारे रेक्टेंगल में भी होते हैं। परस्पर लंबवत परपेंडिकुलर की बात करें अगर हम, तो डायगोनल परपेंडिकुलर स्क्वायर में भी होते हैं और रोम्बस में भी होते हैं, समचतुर्भुज में भी होते हैं। लेकिन अब दोनों कंडीशन की बात करें, दोनों कंडीशन में तो केवल एक ही चीज क्लियर हो रही कि स्क्वायर, स्क्वायर ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है
जहां दोनों डायगोनल परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी स्क्वायर में होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट इन भाई, तो ये सभी कंसेप्ट मेरे प्यारे भाइयों आप पढ़ना है, ताकि आपके क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। ये क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली आपको ना दिखें, 5% केसेस में डायरेक्टली आते हैं, लेकिन 95% आपको इनकी प्रॉपर्टी यूज करना ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक स्पर्शीय चतुर्भुज टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल। स्पर्शीय चतुर्भुज का मतलब है बेटा कि अगर हमने एक बनाया, ठीक है, पहले हम सर्किल बना लें, तो इसको बना लेते हैं कि हमने एक बना लिया, और इसके अंदर जब एक सर्किल आएगा, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, स्पर्शी चतुर्भुज, टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल। ये समझ में आया, तो ये हमारा टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्पर्शी चतुर्भुज हो गया। तो कुछ चीजें नई नई आती हैं, तो ये भी अपन देख लेंगे। ए बी सी डी, अगर ये टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब है कि आमने सामने की साइड्स का सम बराबर होगा। आमने सामने की साइड्स का सम कैसा होगा, बराबर होगा, का मतलब है ए बी प्लस सी डी की जो वैल्यू होगी वो ए डी प्लस बी सी के बराबर। ए बी और सी डी इनका सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये कब होगा, जब ये टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल होगा, स्पर्शीय चतुर्भुज होगा। अब क्या दिया है, ए बी हमारा 12 सेंटीमीटर दिया बेटा, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है, बी सी 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर लिख दिया, सी डी हमारा 18 सेंटीमीटर, 18 लिख दिया। ए डी पूछा है आपने, देखो 12 18 30 हो गया बेटा, तो 15 और 15 30, ये 15 होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी 12 है, बी सी 15 है, सी डी 18 है। ठीक, तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन गलत हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा ए बी 12 है, देखो फिर से चेक कर लेते हैं, ए बी 12 है, 15 है, बी सी क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, बी सी हमारा 15 हो गया, सी डी हमारा 18 हो गया, ए डी हमें पूछ 12 18 30, तो 15 और 15 30, आमने सामने की साइड्स का सम कैसा होता है, बराबर होता है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आंसर इसका 15 ही होगा। और अगर आंसर करेक्ट करना है तो एक और चीज देख सकते हैं, ये 15 अगर सी डी, तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से ऑप्शन गलत है। बाकी कंसेप्ट की प्रॉपर्टी यही है कि आमने सामने साइड्स का सम कितना होता है बेटा, बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। एक पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए हमारा 2x प्लस 10 हो गया, बी 3x प्लस 20 हो गया, ये 3x प्लस 20 हो गया। बताओ क्या समझ में आया बेटा, कि पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो 2 और 3 5x, 10 20 30, और इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। 30 वहां गया, 150 बचा, x इक्वल टू हुआ 130 इक्वल टू 30। एंगल ए की वैल्यू ज्ञात करना है, 30 दूनी 60 और 10 70, 70 डिग्री एंगल ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हमारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में, पैरेललोग्राम सॉरी, एक समांतर चतुर्भुज, ये हमने एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना लिया। इसमें बोल रहा है कि एसी, एसी हो गया, ये हो गया, एसी हो गया, तथा बीडी, ये बीडी भी मान लिया हमने, ये ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ऊपर काट लिए, खा दिए इनको। यदि ए ओ बराबर 3x प्लस 5, ए ओ 3x प्लस 5, ओ सी 5x माइनस 11, ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हर जगह आपके प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है। तो यहाँ आपने जब पैरेललोग्राम पढ़ा था,
पैरेललोग्राम में क्या समझ में आया था कि दोनों डायगोनल्स भले ही बराबर ना हो लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। बाइसेक्ट का मतलब ओ ए ओ सी बराबर, ओ बी ओ डी बराबर, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी हमारी। ये दो ओ ए बराबर होगा ओ सी के, यानी 3x प्लस 5 बराबर होगा 5x माइनस 11 के। यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 16, 2x बराबर 16, x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 हो गया तो हमें जो वैल्यू निकालना है वो पूरे की निकालना है। ये कितना हो गया 8 3 24 5 29 29, तो ये भी 29 ही होगा। 58 हमारा हो जाएगा टोटल एसी की लेंथ। हमारे डायगोनल एसी की लेंथ क्या हो जाएगी 59 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम रेक्टेंगल एबीसीडी में। तो अब रेक्टेंगल की बात कर रहा तो अब हम रेक्टेंगल ही बनाएंगे भाई। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। एबीसीडी का मतलब है ए से पॉइंट जुड़ेगा बी, बी से जुड़ेगा सी और सी से जुड़ेगा डी। तो अपने मन से आप कुछ भी पॉइंट नहीं ले सकते कि ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया, डी यहाँ ले लिया, ऐसा आप नहीं। ठीक है, आप एबीसीडी अगर ले रहे हैं, ए को बी से जोड़ना होगा, बी को से जोड़ना होगा, सी को डी से जोड़ना होगा, वापस डी को ए से जोड़ना होगा, तभी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब बोल रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। तो रेक्टेंगल में डायगोनल, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी यहाँ की अगर हम बात करें तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, चारों चीजें आपकी निकलेंगी। ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, ये चारों चीजें बराबर निकलेंगी। ठीक है, यदि ए सी बराबर 26 डिग्री है, ये 26 है ए सी, तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, चारों पॉइंट बराबर होंगे। ए ओ प्लस बी ओ, ए ओ प्लस बी ओ हाईलाइट करते हैं, ए ओ बी ओ ये ज्ञात करना है। 13 और 13 26, ये भी हमारा 26 सेंटीमीटर ही होगा। होगा क्यों? क्योंकि आपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ ली है भाई। यहाँ सिग्मा क्वांट के जो यूट्यूब चैनल है वहां से आपने सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। ये प्रॉपर्टी आपने अगर नहीं देखी तो पीछे जाकर आप हमारा क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका चैप्टर आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्पर्शीय क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्या है ये? स्पर्शीय क्वाड्रिलेटरल है। ये बन गया हमारा स्पर्शी क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम बोलेंगे कि ए बी सी डी आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर 14 दिया है हमें, बी सी बराबर 19 है, सी डी बराबर 21 है। ए डी फाइंड करना है। ए डी बेटा फाइंड करना तो क्या बोलेंगे हम? 14 में 21 जोड़ा 35, 14 में 21 जोड़ा बराबर होगा ए डी प्लस 19 के। 35 में से 19 गया 16, तो हमारा ए डी की जो लेंथ होगी वो 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आई कि आमने सामने की साइड्स का सम बराबर होता है तब जब हम उस क्वाड्रिलेटरल को नाम देंगे एक टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल, यानी स्पर्शीय चतुर्भुज जो होगा हमारा बेटा, उसमें आमने सामने की भुजाओं का सम कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक स्पर्शीय चतुर्भुज का परिमाप ए बी सी डी का परिमाप आपस में, परिमाप 50 सेंटीमीटर, इन सबका सम कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। यदि ए बी 9 है, देखो ए बी 9 है तो ये हमारा कितना होगा? 16 होगा। क्यों 16 होगा? क्योंकि यहाँ साइड्स के दो पेयर बने हैं, ए बी और बी सी, के बराबर होगा बी सी और ए डी, यानी आधा जो कोई भी होगा क्वाड्रिलेटर का जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वो आधा इन दोनों भुजाओं को मिलेगा और आधा इन दोनों को मिलेगा। तो अगर ये 9 है का आधा 25, 25 में से 9 इधर आ गया तो बच्चा 16 यहाँ है। अभी जो 25 बच्चा है बेटा वो 25 बी सी और ए डी का है। ठीक, तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सी डी की लंबाई कितनी हो गई? 16 सेंटीमीटर। ये हर बार बात वही आएगी जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे।
आप क्वेश्चंस को इतना बड़ा समझेंगे, इतना कठिन समझेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। जब आपसे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो देख कर ही आप आंसर लगाएंगे कि 50 का था हमारा 25, 25 में से 9 गया तो बचा 60 हमारा आंसर है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के विकर्ण बराबर है तो डायगोनल बराबर है, विकर्ण बराबर है, तो ये केवल कंडीशन होती है रेक्टेंगल में और ये कंडीशन होती है हमारी स्क्वायर में। स्क्वायर और रेक्टेंगल के अलावा जो डायगोनल बराबर होते हैं वो केवल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का नाम भी आपके लिए लिख देते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये तीनों नाम केवल इसलिए लिख रहे हैं क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं कि डायगोनल्स बराबर हैं, इसका मतलब है कि हम या तो स्क्वायर की बात कर रहे हैं, या हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, या हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं अब। इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? इनकी जो साइड्स हैं, रेक्टेंगल है, इसकी जो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम मिला लें तो हमारा रोम्बस बनता है। ठीक, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स को अगर हम मिला लें, साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम मिला लें तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसके अंदर के जो साइड्स हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम मिला लें तो रेक्टेंगल सॉरी तो पैरेललोग्राम बनता है हमारा। तो क्या बनेगा बेटा? पैरेललोग्राम। ठीक, अब बात करें कि 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो आगे क्या पूछा है? तो बनने वाला चतुर्भुज अवश्य होगा। ठीक है, तो बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा पूछा है कि नेसेसरी में क्या सही है। अब सबसे पहले बात करें कि हमें ये नहीं बताया कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है। ठीक है, ये बोला है कि विकर्ण बराबर है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था। अब इनकी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाना तो रोम्बस भी है, स्क्वायर भी है। अब एक चीज, अगर स्क्वायर है, ठीक है, हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि किसी भी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, किसी भी स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, और किसी भी स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। यानी स्क्वायर सुपीरियर है, स्क्वायर सुपीरियर है, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। सही है ना? स्क्वायर को हम सब कुछ बोल सकते हैं। अब लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। रेक्टेंगल को स्क्वायर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि स्क्वायर की एक खास प्रॉपर्टी कि इसकी चारों भुजाएं, चारों एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ चारों भुजाएं बराबर नहीं होती बेटा, वजह से हम स्क्वायर को, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ऊपर से नीचे सब कुछ बोल सकते हैं। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, पैरेललोग्राम को, रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, और पैरेललोग्राम को भी हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। मतलब है कि अब हमने स्क्वायर वाला ऑप्शन हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये जो ऑप्शन है स्क्वायर वाला, ये इनबिल्ट हो गया इसमें, मतलब रोम्बस को भी, ठीक है, इनबिल्ट हो गया इसमें, यानी रोम्बस की प्रॉपर्टी कम है, तो रोम्बस में भी स्क्वायर हो सकता है। ये भी हट गया। बात करते हैं, रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रोम्बस होगा। मतलब अगर हमें स्क्वायर बोलना है तो स्क्वायर बोलने के लिए हमें प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए मतलब हमें ये बोलना पड़ेगा, उसको स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा, स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर प्रूफ नहीं कर पाएंगे हम, इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, उसको रोम्बस बोल रहे हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके विकर्ण बराबर हो, ठीक है, इसके विकर्ण बराबर हो, तो ये वाला विकर्ण इसकी बात कर रहे हैं ना, ये चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ये तो यहाँ की बात हो गई, तो आंसर ये थोड़ी होगा, हम चतुर्भुज थोड़ी होगा आंसर। हमें तो ये बताना कि किस क्वाड्रिलेटर की, तो ये 3 ऑप्शन बन गए थे हमारे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इन 3 में से आंसर देना है। तो इसके भी बराबर होते हैं, इसके भी बराबर होते हैं। भुजाओं को मिलाने पर मध्य बिंदु बनान चतुर्भुज हमेशा क्या होगा? तो रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बनता है, स्क्वायर के अंदर क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। क्या आंसर देते हैं बेटा हम? बताइए। स्क्वायर और रोम्बस। ठीक, तो स्क्वायर आंसर लगा देंगे हम, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और स्क्वायर को हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इस वजह से आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत है, ठीक है, थोड़ा सा आज डिटेलिंग क्लास है, कंसेप्चुअल क्लास है, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो पीछे वाली वीडियो जो कि हमारी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की थी, इसमें सभी प्रॉपर्टियां हमने समझाई थी, वो आपको डिस्कस करना है, जाके वहां देखना है। किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हैं, डायगोनल अगर परपेंडिकुलर है तो हम बात करेंगे स्क्वायर की, स्क्वायर में परपेंडिकुलर होते हैं, और बात करेंगे हम रोम्बस की, यानी समचतुर्भुज में भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब डायगोनल परपेंडिकुलर है तो उस केस में हमारे पास केवल दो ऑप्शन सामने आते हैं, एक स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, और दूसरा रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। आगे क्या पढ़ रहा है, तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज क्या होगा, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। इन दो में से कोई हमारा एक आंसर होगा, तो आंसर ऐसा होगा जो कभी गलत नहीं होगा। तो फिर हम क्या बोलें, क्या रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं ना, रेक्टेंगल को हम कभी भी स्क्वायर नहीं बोल सकते। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, हाँ, यानी कोई भी स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल होता है, तो यहां पर हम आंसर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं है ऑप्शन, तो फिर हमें मजबूरन रेक्टेंगल ही लगाना है फिर, ठीक है, रेक्टेंगल। किसी क्वाड्रिलेटरल के विकर्ण परस्पर लंबवत हैं तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज होगा, आंसर स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। जबरदस्ती में हम रेक्टेंगल का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन है नहीं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में से स्क्वायर अगर है नहीं तो जबरदस्ती का रेक्टेंगल है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन होते, स्क्वायर भी होता और रेक्टेंगल भी होता, तो फिर हम 100% क्या लगाते, स्क्वायर लगाते। क्यों, क्योंकि किसी भी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। और तो इन दोनों के अंदर जो हमारे, इन दोनों के अंदर जो हमारे क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, इन दोनों के अंदर जो हमारे चतुर्भुज बनेंगे, उन दोनों चतुर्भुज को हम निश्चित रूप से इस क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल तो बोल ही सकते हैं, है ना। तो आंसर अगर दोनों ऑप्शन है तो रेक्टेंगल है। अब दोनों ऑप्शन में से स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम रेक्टेंगल ही आंसर लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बना लिया, एबीसीडी बना लिया। यदि विकर्ण एसी, डायगोनल एसी जो है हमारा, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो सामने वाले को भी बाइसेक्ट कर दे, यानी ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो एबीसीडी अवश्य होगा। जब एंगल बाइसेक्टर होता है, जब कोई एक डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है बेटा, उस केस में जो डायगोनल हमने बनाया है, डायगोनल का जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, उस वर्टेक्स से बनने वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब क्या समझ में आया, कि जब आप बोल रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन केवल और केवल तभी हो सकती है बेटा जब इस पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर जहां बना है उस पॉइंट से, उस वर्टेक्स से जुड़ी हुई दोनों साइड्स, यानी ये वाली साइड्स और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। जब ए बी और ए डी बराबर है, यदि ए बी और ए डी कैसा बराबर बेटा, बराबर है, ए बी और ए डी कैसा हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी ये बराबर है तो ये बराबर, यानी चारों साइड्स अगर बराबर हो गई, तो जब चारों साइड्स बराबर हो गई तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम स्क्वायर बोल दें, क्योंकि यहाँ एंगल की बात तो हो ही नहीं रही है, तो स्क्वायर हो सकता है, या फिर हमारा रोम्बस हो सकता है। अब चूंकि इसने पहले से ही समांतर चतुर्भुज की बात कर ली, ठीक है, पैरेललोग्राम है, तो फिर हम आंसर क्या लगा देंगे, इसमें एक रोम्बस है ये, एक सम चतुर्भुज, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रोम्बस सम चतुर्भुज, हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। जब रोम्बस है, रोम्बस के स्क्वायर, सॉरी रोम्बस के डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स बराबर नहीं होते, ठीक है, लेकिन रोम्बस की साइड्स हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। बन जाएगा बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी पैरेललोग्राम के विकर्ण ए बी सी डी है,
डायगोनल एसी और बीडी, देखो यहां हर बार यूज कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज। इस पैरेललोग्राम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ये पैरेललोग्राम डिनोट करता है रेक्टेंगल को भी, ये डिनोट करता है स्क्वायर को भी, ये बताता है रोम्बस को भी। यानी हम किसी भी, ठीक है, चाहे आपका स्क्वायर हो, वर्ग हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, आयत हो, चाहे आपका रोम्बस हो, हम चतुर्भुज हो, इन सभी को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। यानी यहाँ जो शब्द यूज हो रहा है पैरेललोग्राम, वो आंसर जाके कुछ और बन रहा है। यहाँ पैरेललोग्राम है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पैरेललोग्राम था, आंसर बन गया था समचतुर्भुज। ठीक है, तो किसी भी बेटा स्क्वायर को, किसी भी रेक्टेंगल को, किसी भी रोम्बस को, यानी किसी भी वर्ग, आयत और समचतुर्भुज को हम कभी भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। यानी पैरेललोग्राम सभी को बोल सकते हैं जो आमने सामने की, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनमें आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ऐसे सभी क्वाड्रिलेटर्स पैरेललोग्राम कहलाते हैं। तो पैरेललोग्राम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ हम इसको रेक्टेंगल नहीं मान सकते, यहाँ हम इसको स्क्वायर नहीं मान सकते, या यहाँ हम इसको रोम्बस नहीं मान सकते। आगे पढ़ते हैं। यदि ए ओ बराबर है 2x + 7, ओसी है 5x - 20, बाइसेक्टर होता है, मिड पॉइंट होता है, यानी बराबर होंगे दोनों। तो 2x + 7 = 5x - 20, इधर आया 3x = 27, x = 9। AC का मान ज्ञात कीजिए। ये AC है पूरा, 9 दूनी 18, 7 25, ये भी 25 होगा, 25 50। तो हमारा डायगोनल AC की जो लेंथ होगी वो 50 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, चक्रीय चतुर्भुज का, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री है। एक्सटीरियर का मतलब किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दो, उस पर जो एंगल बनेगा ये 125 डिग्री है। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री है तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? यहाँ वाला इन दोनों का सम 180 होता है, तो बचा 55 ये होगा। अगर ये 55 है तो इन दोनों का सम 180 होता है, ये हमारा 125 होगा। यानी यहाँ से हम डायरेक्ट भी एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, उसके अपोजिट एंगल के बराबर होता है। यानी ये 120 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल D है, ये भी हमारा 125 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो विपरीत आंतरिक कोण क्या है? तो 125 डिग्री होगा। सेम प्रॉपर्टी हमारी। ये सारी प्रॉपर्टियां बेटा तक आपको कंसेप्ट नहीं होंगे, आपसे नहीं बनने वाली। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो सॉल्व करना है इसके लिए आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। देखो यहाँ लिखा है किसी क्वाड्रिलेटरल के विकर्ण बराबर है। डायगोनल बराबर कहाँ होते हैं? रेक्टेंगल में होते हैं। डायगोनल बराबर कहाँ होते हैं? स्क्वायर में होते हैं। ठीक, और डायगोनल बराबर कहाँ होते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होते हैं, समलंब समद्विबाहु में होते हैं। 3 जगह डायगोनल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज होगा। रेक्टेंगल के मध्य बिंदुओं, मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो बनता है वो रोम्बस बनता है। देखो यहाँ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनता है, पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम बनता है, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस, और रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल बनता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बन गया, स्क्वायर के अंदर क्या बन गया बेटा? स्क्वायर बन गया, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर जो बन गया वो पैरेललोग्राम बन गया। इन 3 में से हमें आंसर देना है। ये आंसर तुम तभी दे पाएंगे ना जब हमें ये कंफर्म हो कि हमें रेक्टेंगल दिया कि स्क्वायर दिया कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया। यहाँ तो ये बोला किसी चतुर्भुज, कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल तो हमें नहीं पता क्वाड्रिलेटरल। अब हम इन 3 में से, तो बच्चा है रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इन 3 में से हमारा आंसर वो होगा जैसे
जिस नाम को हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे क्या रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम ही होता है। यानी इन तीनों को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इन तीनों को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। तो देखो क्या पैरेललोग्राम ऑप्शन में है हमारे पास? रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइट। पैरेललोग्राम नहीं है। चलिए, तो ये हमारी एक आसानी हो गई कि हमारे पास पैरेललोग्राम का ऑप्शन नहीं है। अब बच्चा रोम्बस और स्क्वायर। तो क्या आप बताइए, स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं या रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं? हमें आंसर वो देना है तो दोनों के लिए हो। जैसे अगर हम बोले स्क्वायर, आंसर अगर हम देते हैं स्क्वायर, तो ये आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ स्क्वायर, रोम्बस को हमने स्क्वायर बोल दिया। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, कि रोम्बस स्क्वायर अगर बनना है तो उसके लिए जरूरी प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन स्क्वायर को जरूर रोम्बस बोल सकते हैं। स्क्वायर को स्क्वायर भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और रोम्बस को तो रोम्बस बोलना ही है। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ जब भी आपको आंसर देना है, तीन ऑप्शन आपके दिख गए कि आपको ध्यान देना है कि हम रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, इन तीनों का एक कॉमन नाम जो होगा वही आंसर होगा। यानी इस रोम्बस को अगर हमने क्या दिया? स्क्वायर आंसर दिया है ना, तो क्या हम स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम स्क्वायर को स्क्वायर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। स्क्वायर हमारा एक सटीक आंसर है जो इन तीनों की प्रॉपर्टियां रखता है। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर। एक मिनट देख लो, आप शांति से समझ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गए हमारे। तो परस्पर लंबवत हैं अगर बेटा, तो परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो स्क्वायर में होते हैं और एक हमारे रोम्बस में। तो मिड पॉइंट्स को मिलाकर बना क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनता है और रोम्बस के अंदर क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। सही है। केवल विकर्ण बराबर हैं। किसी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के विकर्ण परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो दो ऑप्शन है हमारे पास, स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है। तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनेगा, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल बनेगा। ये कोई कंफ्यूजन? लेकिन फिर वही बात कि हमें आंसर केवल एक ऐसा देना है तो दोनों को बोल दे। तो इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? यहाँ एक ऊपर ऐसा नाम लिखो, एक ऊपर ऐसा नाम लिखो जिसमें इन दोनों को बोला जा सकता है। जैसे हमने एक स्क्वायर लिखा, तो क्या स्क्वायर को स्क्वायर बोल सकते हैं? हाँ ठीक है। क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। यानी अगर हमने स्क्वायर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस स्क्वायर को इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो रेक्टेंगल लिखते हो, तो क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते। स्क्वायर को रेक्टेंगल, सॉरी, रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन स्क्वायर अगर प्रूव करना है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगेगी, इसकी चारों भुजाएं आपस में कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर और लंबवत है। देखो विकर्ण बराबर भी है और परपेंडिकुलर भी है। ये केवल केवल स्क्वायर में ही होता है। स्क्वायर के दोनों डायगोनल परस्पर लंबवत भी होते हैं और आपस में बराबर भी होते हैं। तो स्क्वायर के अंदर जो बना क्वाड्रिलेटरल है वो भी हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर ही कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण उसकी एक भुजा के बराबर है। ये हमारा भुजा है साइड से ए, एक साइड इसकी अगर ए हो गई तो ये वाला भी ए हो गया। तो ये हमारा क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तीनों साइड समान कैसी होंगे? एंगल एक बराबर होंगे 60। उसका एक एक्यूट एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल 60।
और बढ़ते हैं आगे। किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बना चतुर्भुज आयत है। आयत किसके अंदर बनता है? रोम्बस के अंदर बनता है। तो रोम्बस, अच्छा, रोम्बस के अंदर बनता है। अगर अंदर बना चतुर्भुज हमारा आयत है तो किसकी बात कर रहे हैं हम? रोम्बस की। जब रोम्बस की बात कर रहे हैं तो इसके डायगोनल विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होंगे रोम्बस के। इसके लंबवत तो होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन बराबर और परपेंडिकुलर नहीं होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये भी सही है बेटा। चतुर्भुज के भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाकर बना क्वाड्रिलेटरल आयत है। तो ये हमारा अगर रोम्बस है तो रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाने से अगर हमारा रेक्टेंगल है तो रोम्बस ये कहलाएगा एबीसीडी। एबीसीडी अगर रोम्बस है तो इसके डायगोनल आपस में बराबर भले ही ना हो, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। एंगल बाइसेक्टर होते हैं, देखो परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल, बिल्कुल सही बात है। और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ये भी सही बात है। तो बी और डी इसके दोनों पॉइंट सही है। बाइसेक्ट भी करेंगे ईच अदर को और लंबवत भी होंगे, ये दोनों पॉइंट सही है। अब ऑप्शन में जो भी दिखे उससे मतलब नहीं, हमें अभी केवल आज की क्लास में कंसेप्ट क्लियर करना है। हो सकता है ऑप्शन में कुछ देखो, लेकिन अब आप देखना कि जब कोई क्वाड्रिलेटरल है, मिड पॉइंट्स को मिलाना है, आयत बना है, तो कितने डीप में क्वेश्चन पूछे, प्रॉपर्टी क्लोजेस्ट है ना। हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं दिया, इसने बोला कि उसके मिड पॉइंट को मिला लें, तो रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया तो पहले ये पता करो कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या था, तो हमने पता कर लिया रोम्बस। रोम्बस पता कर लिया, तो अब बताओ रोम्बस की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो रोम्बस विकर्ण जो है हमारे, रोम्बस में ये मान लिया रोम्बस हो गया हमारा, इसके जो डायगोनल होंगे, विकर्ण होंगे, वो बराबर नहीं होंगे। इसके जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर होंगे। इसके जो डायगोनल है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर होंगे। देखो परपेंडिकुलर भी हो गए और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी कर दिया इनने। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर, दोनों ही इसके सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि मिड पॉइंट को मिलाकर बना क्वाड्रिलेटरल समचतुर्भुज है। रोम्बस कहाँ बनता है बेटा? रेक्टेंगल के अंदर बनता है। रोम्बस कहाँ बनेगा? रेक्टेंगल के अंदर बनेगा। तो मूल चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंगे, बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। स्क्वायर रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा बराबर होते हैं, 90 डिग्री पर नहीं काटते, एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, और बाइसेक्ट जरूर करते हैं। तो बाइसेक्ट नहीं ऑप्शन, इक्वल होते हैं, ये सही है। किसी आयत, कोई चतुर्भुज, एक चतुर्भुज आयत भी है, हम चतुर्भुज भी है। अच्छा, आप बताना कि ये जो हमारा पता नहीं क्या बना है, इस शेप का नाम नहीं पता, लेकिन इसको हमने रेक्टेंगल भी बोल दिया, इसको हमने रोम्बस भी बोल दिया। बताओ ये है क्या आखिर? ऐसा कौन सा ये फिगर बन गया, कौन सा चतुर्भुज बन गया जिसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं? तो आज ही की वीडियो में कम से कम 3 बार हमने ये क्वेश्चन समझा है कि इसको हम स्क्वायर ही बोलते हैं। स्क्वायर को हम कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, है ना। एक स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर हमारा रोम्बस भी होता है, स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं। तो आज हमारी बेसिक की बहुत अच्छी क्लास रही है। आपको समझ में आया हो, आपको लगता है कि ये क्लास अच्छी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।